बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 11 में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह डिफरेंशियल ऑपरेटर या फिर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन का ऑपरेटर जो है या फार्मूला क्या होगा कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम इसकी एक फार्मूला डिराइव करना चाहते हैं, ताकि जिस तरह से आपको याद होगा कि हमने डेल ऑपरेटर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखा था कि करली ओवर करली एक्स आई, करली ओवर करली एक्स इंटू आई प्लस करली ओवर करली वाई इंटू जे प्लस करली ओवर करली जी इंटू के बराबर था डेल ऑपरेटर। तो यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि डेल ऑपरेटर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसके बराबर होगा। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से इसका फार्मूला जो है हमें डिराइव करना है। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात हम पहले भी वैसे कर चुके हैं कि कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर as far as concerned the direction, we could write that u1 is equal to c1 and u2 is equal to c2 and u3 is equal to c3, यानी the direction of the u1 and c1 is not different from one another. हमें इसका पता है कि at the boundary of the intersection of the two surfaces we get the line u1, so u1 is the part of C1 आल्सो, यानी U1 जो है वो C1 का भी जो पार्ट है, इसलिए U1 C1 का पार्ट होने की वजह से अगर आप डायरेक्शन देखते हैं कि U1 और C1 की डायरेक्शन किस तरफ होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि U1 और C1 जो है डायरेक्शन के रिस्पेक्ट से जब आप कोऑर्डिनेट लाइन के ऊपर बात करेंगे, U1 के ऊपर ही बात करेंगे, तो इसका मतलब U1 और C1 में कोई डिफरेंस नहीं होगा। दूसरी बात हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि डेल ऑफ U1 जो है वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा। डेफिनेटली डेल ऑफ U1 जो है कि भी सरफेस का, तो यहाँ पे डेल ऑफ U1 जो है वो डेल ऑफ C1 के ही बराबर होगा, और ये मतलब दोनों सरफेस के डेल ऑफ U1 कह लें, बेशक डेल ऑफ C1 कह लें, ये दोनों ही C1 सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे। सो हम आम तौर पे डेल U1 के साथ इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सो डेल U1 इज़ नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस C1। तो ये बातें लेक्चर से पहले हमें बतानी ज़रूरी थी। अब हम देखते हैं डिटेल किस तरह से हम डेल ऑपरेटर को कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रूव करते हैं। सो बच्चों, आपको पता है कि डेल ऑपरेटर हमेशा किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करके ही उसका सही अंदाज़ा लगाया जा सकता है, उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस का या उसके फार्मूले का। लिहाजा हम यहाँ पे एक स्केलर फंक्शन फाई को एज्यूम कर रहे हैं कि लेट फाई बी ए कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u1, u2 एंड u3। तो इसको लिख लेते हैं। हाँ जी, तो लेट फाई is a function of u1, u2, u3 be continuously differentiable function of u1, u2 and u3, then gradient of phi, then we could write the gradient of phi, जिसको हम सिम्बॉलिकली ग्रेडियंट फाई इस तरह से भी लिखते हैं या फिर डेल ऑफ फाई से भी लिखते हैं। तो उसको यूँ लिखा जाएगा, डेल फाई in curvilinear coordinate system is equal to 1 over h1 curly phi over curly u1 into e1 unit vector plus 1 over h2 into curly phi over curly u2 into e2 unit vector plus 1 over h3 curly phi over curly u3 into e3 unit vector. So it is the formula for the differential operator del. If we move out the phi, then we could see that the operator consists of the term 1 over h1 curly over curly u1 into e1 unit vector, 1 over h2 curly over curly u2 into e2 unit vector, 1 over h3 curly over curly u3 into e3 unit vector। यानी फाई को हटा दें तो हमारे पास डेल ऑपरेटर की वैल्यू पता चल रही है कि क्या है। इसको प्रूव करने के लिए हम खुद से ही एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं। लेट से कि इसके प्रूफ में देखें कि जो डेल फाई है, आप चूँकि डेल फाई एक वेक्टर वैल्यू होगी, तो वेक्टर को हम यूँ लिख लेते हैं k1 इंटू ई1 यूनिट वेक्टर प्लस k2 इंटू ई2 यूनिट वेक्टर प्लस k3 इंटू ई3 यूनिट वेक्टर। k1 कांस्टेंट टर्म्स हैं, ये मतलब ई1 यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, k2 और k3 इसी तरह से सारी जो हैं ये स्केलर्स हैं।
तो ये स्केलर वैल्यूज़ जो हैं इनकी वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं कि ये किसके बराबर आएंगी। डेफिनेटली ये बराबर होनी चाहिए 1/h1 करली ओवर करली यू वन के। तो हमने फ़िलहाल इसको एज्यूम कर लिया है कि ये एनी स्केलर वैल्यू आएगी, k1 k2 k3 जो है ये कोई भी एक स्केलर नंबर होगा, स्केलर नंबर्स होंगे। और e1 e2 e3 जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलॉन्ग द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। ठीक है, तो आप बेशक इसको लिख लें कि वेयर, हाँ जी, तो इस को हम इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। ये जो मैंने फर्जी वैल्यू लिखी है एक एज्यूम की है वैल्यू डेल ऑफ फाई की, तो लेट्स से कि दैट इज़ द इक्वेशन ए। तो इस इक्वेशन ए के अंदर e1 e2 e3 यूनिट आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स एक्सिस एंड k1 k2 एंड k3 आर द स्केलर्स नंबर्स। सो अब हम इसको देखते हैं कि डेल ऑफ फाई की इस वैल्यू के अंदर हमें चाहिए कि k1 k2 और k3 जो हैं ये नंबर्स किसके बराबर आएंगे। तो हमने इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया है। अब देखिए हम जानते हैं कि डी आर की जो वैल्यू थी वो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, हमने लिखी थी कि डी आर इन द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स इज h1 du1 इंटू e1 यूनिट वेक्टर प्लस h2 इंटू du2 इंटू e2 यूनिट वेक्टर प्लस h3 इंटू du3 इंटू e3 यूनिट वेक्टर के बराबर थी। ये हम डी आर की वैल्यू पहले ही जानते हैं। अब अगर आप डी फाई की वैल्यू लिखना चाहते हैं तो यहाँ से डी फाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, डी फाई बराबर आ जाएगा डेल ऑफ फाई डॉट डी आर के। ये हम फार्मूला पहले कई बार 2-3 बार जिक्र कर चुके हैं। डेल ऑफ फाई डॉट डी आर के बराबर होता है डी फाई। तो अगर आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, हमारे पास इक्वेशन ए में डेल फाई मौजूद है और डी आर मौजूद है, तो इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट लेके तो डी फाई निकाल सकते हैं। तो डी फाई किसके बराबर आएगा, डॉट प्रोडक्ट लें k1 e1 यूनिट वेक्टर, जब इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा तो e1 डॉट e1 1 हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी k1 h1 du1। तो लिख लेते हैं इसको, यह आ जाएगा k1 h1 इंटू du1। इसी तरह से इस टर्म के साथ डॉट प्रोडक्ट लें सेकेंड टर्म का, तो वो भी इसी तरह से आ जाएगा k2 h2 du2 और इसी तरह से k3 इंटू h3 इंटू du3। तो मेरे पास डी फाई की वैल्यू आ गई। अब आपको याद होगा कि डी फाई की वैल्यू को मैंने इस तरह से भी लिखा था, लास्ट टाइम हमने ये फार्मूले देखे थे कि डी फाई तो इसके बराबर भी होता है करली फाई ओवर करली u1 इंटू du1 प्लस इसी तरह से सेकेंड टर्म आ जाएगी करली फाई ओवर करली u2 इंटू du2 प्लस करली फाई ओवर करली u3 इंटू du3। ये फार्मूला डी फाई का हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर भी अप्लाई कर चुके हैं। ये फार्मूला हर जगह पे एक जनरल फार्मूला है यानी डी फाई का। तो मैंने बोला भी था आपको कि इसको याद रखिएगा जब हमने इसकी शुरू के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स के बारे में जब बात कर रहे थे, या फिर हम सिंपल हम जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम जब हमने बात की थी ग्रेडियंट ऑफ फाई की, तब भी ये हमने यूज़ किया था ये फार्मूला। तो बहरहाल अब हम इनको दोनों रिजल्ट्स को, ये दोनों ही डी फाई की वैल्यूज़ हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे के और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे के इन दोनों की वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर लेते हैं। सो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इससे हमें क्या होगा कि हमारे पास k1 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो वी आर गोइंग टू कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। सो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी फर्स्ट टर्म के साथ कंपेयर करने से हमारे पास आंसर आएगा k1 h1 du1 इज इक्वल टू करली फाई ओवर करली u1 इंटू du1। तो इसको लिख लें, बल्कि इसमें du1 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास k1 h1 बराबर आ जाएगा k1 h1 इज इक्वल टू करली फाई ओवर करली u1, यह आ जाएगा करली फाई ओवर करली u1। यहाँ से हम देखें कि k1 किसके बराबर आया है, तो k1 बराबर आएगा 1/h1 करली फाई ओवर करली u1 के। ये रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह से बाकी टर्म्स जब आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास k2h2 बराबर आ जाएगा k2h2 इज इक्वल टू करली फाई ओवर करली u2
और यहाँ से फिर आप K2 निकालेंगे तो K2 बराबर आएगा किसके 1/H2 करली फाई ओवर करली U2। इसी तरह से हम जब कंपेयर करेंगे इसकी थर्ड टर्म को थर्ड टर्म के साथ तो K3H3 बराबर आ जाएगा, या डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अब कि K3 बराबर आ जाएगा 1/H3 करली फाई ओवर करली U3। तो ये हम इक्वेशन 1 और 2 के रिजल्ट्स को कंपेयर करने से हमारे पास K1, K2 और K3 की वैल्यू आ गई है। तो अब हम इक्वेशन ए में वापस चलते हैं। सो इक्वेशन ए बिकम्स मैं इक्वेशन ए को दोबारा लिख देता हूँ। इक्वेशन ए थी डेल ऑफ फाई इज इक्वल टू K1 इंटू E1 यूनिट वेक्टर प्लस K2 इंटू E2 यूनिट वेक्टर प्लस K3 इंटू E3 यूनिट वेक्टर। तो K1, K2, K3 की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो देखें हमारे पास वही रिज़ल्ट आ जाएगा जो शुरू में हमने लिखा था। सो डेल ऑफ फाई विल बी इक्विवेलेंट टू K1 की जगह पे आ जाएगा 1/H1 करली फाई ओवर करली U2। ये रिज़ल्ट आ गया K1 की वैल्यू आ गई 1/H1 करली फाई ओवर करली U1 करली फाई ओवर करली U1 इंटू E1 यूनिट वेक्टर प्लस K2 की वैल्यू लिखें, ये K2 की वैल्यू है, ये आ जाएगी 1/H2 करली फाई ओवर करली U2 इंटू E2 यूनिट वेक्टर प्लस K3 की वैल्यू लगाएं, ये आ जाएगी 1/H3 करली फाई ओवर करली U3 इंटू E3 यूनिट वेक्टर। तो ये डेल ऑपरेटर हमारे पास आ गया है डेल फाई की वैल्यू। अगर आप खाली डेल ऑपरेटर लिखते हैं तो यहाँ से हम डेल ऑपरेटर को लिख सकते हैं कि डेल ऑपरेटर विल बी इक्विवेलेंट टू 1/H1 करली ओवर करली U1 प्लस इंटू E1 यूनिट वेक्टर प्लस 1/H2 करली ओवर करली U2 इंटू E2 यूनिट वेक्टर प्लस 1/H3 करली ओवर करली U3 इंटू E3 यूनिट वेक्टर। अब देखें मैं अगर डेल ऑपरेटर को खाली U1 पे ही ऑपरेट करता हूँ, यानी हम क्योंकि डेल ऑपरेटर किसी भी एक स्केलर वैल्यू पे ऑपरेट हो सकता है, तो हम लेट्स से कि इसको U1 वैल्यू के ऊपर ऑपरेट करते हैं। तो डेल ऑपरेटर को अगर आप U1 पे ऑपरेट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1/H1 करली U1 ओवर करली U1 इंटू E1 यूनिट वेक्टर। इसी तरह से नेक्स्ट लिखेंगे आप प्लस 1/H2 करली U1 ओवर करली U2 इंटू E2 यूनिट वेक्टर। इसी तरह से लिखेंगे प्लस 1/H3 करली U1 ओवर करली U3 इंटू E3 यूनिट वेक्टर। अब आपको पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल वो हमेशा ज़ीरो होता है, तो ये वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी और ये वैल्यू भी ज़ीरो आ जाएगी। इसका मतलब ये दोनों टर्म जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। हमारे पास जो एक टर्म बचेगी सिंगल, उसको मैं लिख लेता हूँ। तो देखें डेल ऑफ U1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई। सो डेल ऑफ U1 बराबर आ गया किसके, डेल ऑफ U1 बराबर आ गया, ये करली U1 ओवर करली U1 1 आ जाएगा। ये बराबर आया है जी डेल ऑफ U1 इज इक्वल टू E1 ओवर H1, क्योंकि ये 1 हो गया, ये आ जाएगा E1 यूनिट वेक्टर ओवर H1। तो अगर मैं U1 की जगह पे U2 लिख दूं तो हमारे पास फिर क्या आएगा, डेल ऑफ U2 किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा E2 ओवर H2 यूनिट वेक्टर के बराबर। ये देखें ज़रा, इन वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इनको लिख लिया है। इसी तरह से डेल ऑफ U3 जो है वो बराबर आ जाएगा E3 यूनिट वेक्टर ओवर H3। तो ये वैल्यूज़ हमने डेल ऑपरेटर्स के फार्मूले के बाद उसको डिफरेंट हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं U1, U2 और U3, उसको इंडिविजुअली हर कोऑर्डिनेट के ऊपर हमने डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करके ये वैल्यूज़ निकाली हैं। डेल ऑफ U1 बराबर आ गया है E1 ओवर H1 और डेल ऑफ U2 इज इक्वल टू E2 ओवर H। ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे लिए यूज़फुल हैं, हम इनको नेक्स्ट यूज़ करेंगे बार बार। तो प्लीज़ इनको एक दफ़ा फिर से गौर से देखें और इनको याद रखें कि ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं डेल U1, डेल U2 और डेल U3 की, ये हमारे लिए यूज़फुल है। और ये जो मैंने डेल ऑपरेटर का फार्मूला बनाया है, लेट्स से कि मैं इसको इक्वेशन बी का नाम देता हूँ।
तो इस इक्वेशन बी को, यानी ये जो डेल ऑपरेटर का फार्मूला हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, इसको हम डेल ऑपरेटर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी अगर आप देखें कि E1 यूनिट वेक्टर ओवर H1, तो ये डेल U1 के बराबर है। तो इसलिए हम ये सारी वैल्यू जो हम लिखी है अभी इक्वेशन बी में, तो इसको डेल ऑपरेटर की शक्ल में लिख सकते हैं। E1 यूनिट वेक्टर को हटा के हम यहाँ पे डेल U1 लिख देते हैं। सो इक्वेशन बी कुड बी रिटन एज, हम इसको डेल ऑपरेटर को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इक्वेशन बी कुड बी रिटन एज डेल ऑपरेटर, इसकी जगह पे देखें हम दोनों वैल्यूज़ E1 ओवर H1 यूनिट वेक्टर की जगह पे हम डेल U1 लिखेंगे, करली फाई ओवर करली U1 उसी तरह से लिखा रहेगा। या लेट से कि आप अगर इक्वेशन बी को लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, और अगर इक्वेशन ये वाली जो है ये सी कह दें तो इक्वेशन सी को लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास एक डेल फाई की वैल्यू रहे। तो ये डेल फाई था ना, अगर खाली ऑपरेटर लिखेंगे तो उसको भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इक्वेशन सी को लिखते हैं तो इसमें E1 यूनिट वेक्टर को H1 यूनिट वेक्टर से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा डेल U1 इंटू करली फाई ओवर करली U1, पहले करली फाई ओवर करली U1 लिख दें, इंटू डेल U1। ठीक है, मैंने फाई को इस तरह, इक्वेशन बी को भी हम लिख सकते थे, लेकिन उसमें फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेल ऑपरेटर शायद डेल U2 पे फिर डायरेक्टली ऑपरेट होने लग गया है। तो एक्चुअली हम देख रहे हैं कि ये जो पार्शियल डेरिवेटिव था ये फाई के ऊपर ऑपरेट हुआ है और डेल U1 सेपरेट लिखा गया है। इसी तरह से हम लिख सकते हैं इसकी सेकंड टर्म को, ये इसकी सेकंड टर्म है, करली फाई ओवर करली U2 उसी तरह से लिख दिया हमने। ये देखें करली फाई ओवर करली U2, और E2 ओवर H2 की जगह पे आप डेल U2 लिख देंगे। इसी तरह से इसकी थर्ड टर्म देखें, करली फाई ओवर करली U3 उसी तरह से लिख दिया, ये करली फाई ओवर करली U3 आ गया, और E3 ओवर H3 की जगह पे आपने डेल U3 लिख दिया, ये डेल U3, ये वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आया है। लेट से कि इसको आप कोई नाम दे दें, लेट से कि इक्वेशन डी हम बोल देते हैं। तो इक्वेशन डी जो है ये भी डेल फाई की वैल्यू है। तो हमारे पास डेल फाई के दो फार्मूले हैं जो हम अब फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं, इक्वेशन सी और इक्वेशन डी। सी जो है वो डेल फाई की वैल्यू है, वो स्केल फैक्टर H1 की फॉर्म में है और यूनिट वेक्टर E1 की फॉर्म में है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमें ग्रेडियंट जो है वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म की बजाय हमें डेल ऑपरेटर की फॉर्म में चाहिए होता है। तो उस वक्त हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वेशन डी वाला। तो करली फाई ओवर करली U1 इंटू डेल ऑफ U1, करली फाई ओवर करली U2 इंटू डेल ऑफ U2, करली फाई ओवर करली U3 इंटू डेल ऑफ U3। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसको क्वेश्चन को पूछा गया है और पूछा जा सकता है पास पेपर्स के अंदर कि एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कि डेल ऑपरेटर जो है उसके फार्मूले को ड्राइव करें। तो अगर डेरिवेशन ऑफ डेल ऑपरेटर आ जाती है तो इक्वेशन सी और इक्वेशन डी आपके रिज़ल्ट आने चाहिए। ये इक्वेशन सी जो है ये यूनिट वेक्टर E1 की फॉर्म में वैल्यू है ग्रेडियंट की, और ये जो इक्वेशन डी है ये डेल ऑपरेटर की फॉर्म में वैल्यू है ग्रेडियंट की। इसी तरह से अब हम देखते हैं जी डाइवर्जेंस इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। हाँ जी, तो बच्चों हमने डाइवर्जेंस को ड्राइव करना है, डाइवर्जेंस के फार्मूले को, जिस तरह से हमने ग्रेडियंट के फार्मूले को ड्राइव किया है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो इसके लिए भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, लेट f U1 U2 U3 बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल curvilinear coordinates U1 U2 and U3, then its divergence will be written by this formula. Divergence will be equal to del dot f, and that will be equivalent to 1 over h1 h2 h3 into curly over curly U1 of the h2 h3 into f1 plus curly over curly U2 into h1 h3 ff2 plus curly over curly U3 into h1 h2 ff3. So that is the formula of the divergence. अगर आप इसकी इंडिविजुअल टर्म्स को देखते हैं तो इंडिविजुअल टर्म्स में आप देख सकते हैं कि इसकी तीन टर्म्स हैं। तो इसमें से फर्स्ट टर्म जो है वो 1 ओवर h1 h2 h3 करली ओवर करली U1 इंटू h2 h3 f1 के इक्वल है। तो हम सारी टर्म्स को एक ही बार में नहीं, बल्कि हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म को जो है उसका फार्मूला डिराइव करते हैं, और बाकी जो सेकंड और थर्ड टर्म है उनको जनरलाइज करके हम सिमिलरली उसी तरह से लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ, लेकिन इससे पहले आप ये देखिएगा कि हमारा ये जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये इस साइक्लिक आर्डर को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये एक ऑर्थोगोनल सिस्टम है। तो कोई भी ऑर्थोगोनल सिस्टम जो होता है वो हमेशा
उसके यूनिट वेक्टर्स जो हैं वो इस तरतीब को फॉलो करते हैं कि E1 इंटू E2 इंटू E3 ये एक साइक्लिक आर्डर में जाएंगे। अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं E1 क्रॉस E2 तो वो एक तीसरा वेक्टर आता है। E1 क्रॉस E2 विल बी इक्वल टू E3, E2 क्रॉस E3 विल बी इक्वल टू E1 एंड E3 क्रॉस E1 विल बी इक्वल टू E2। इसी साइक्लिक आर्डर में अगर आप अगेंस्ट द साइकिल जाते हैं तो वो हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो माइनस में आती हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए हेल्पफुल होंगी। तो प्रूफ में हम सबसे पहले देखते हैं एक वेक्टर, उसको हम एज्यूम करते हैं। हमने बोला कि हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, यहाँ पे हम उसको f से डिनोट कर रहे हैं। तो लेट f बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पॉइंट फंक्शंस आर f1 एंड इट्स यूनिट वेक्टर इज e1। सिमिलरली f2 into e2 unit vector plus f3 into e3 unit vector. So f1, f2 and f3 are its component. अगर आप देखें हम f को लिख लेते हैं यूँ, e1 को रिप्लेस करके तो e2 क्रॉस e3 लिखा जा सकता है। तो मैं इसको रिप्लेस करता हूँ e1 को और इसकी जगह पे e2 क्रॉस e3 लिख लेता हूँ। इसी तरह से f2 उसी तरह से लिखा और E2 की जगह पे मैं E3 क्रॉस E1 लिख सकता हूँ। साइक्लिक ऑर्डर को देखते जाएं, यह आ जाएगा E3 क्रॉस E1, E3 क्रॉस E1 प्लस FF3 इंटू E3 यूनिट वेक्टर की जगह पे आप लिख सकते हैं E1 क्रॉस E2। ये E1 क्रॉस E2 आ गया ये। तो अब हम फर्दर अभी देख के आए हैं पीछे कि मैंने डेल ऑफ U1 की वैल्यू लिखी थी कि डेल ऑफ U1 बराबर था E1 यूनिट वेक्टर ओवर H1 के। इसी तरह से डेल ऑफ U2 किसके बराबर था, अभी हमने ग्रेडियंट के फार्मूले के अंदर ये आइडेंटिटीज़ यूज़ की हैं, E2 ओवर H2, और इसी तरह से डेल U3 बराबर आएगा E3 ओवर H3। अगर यहाँ से यूनिट वेक्टर E1 को लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं डेल U1 इंटू H1। E2 यूनिट वेक्टर को लिखा जाए तो आप लिख सकते हैं डेल U2 इंटू H2, और अगर E3 यूनिट वेक्टर को लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डेल U3 इंटू H3। तो इसलिए हम E1 और E2 को यहाँ से रिमूव करेंगे। इन यूनिट वेक्टर्स को यहाँ से रिमूव करने का मकसद ये है क्योंकि हमने जब डाइवर्जेंस लेना है तो डेल डॉट एफ लिखना है। तो जो डेल ऑपरेटर है वो यूनिट वेक्टर के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बल्कि वो इजीली ऑपरेशन होगा उसका यूनिट वेक्टर की बजाय। अगर यूनिट वेक्टर्स डेल ऑपरेटर की फॉर्म में होंगे तो वो भी डेल ऑपरेटर की फॉर्म में होगा। तो इस तरह से हम एक दोनों की जो टाइप्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगी। तो इसलिए हम E2 और E3 को यहाँ से रिमूव करके तो इसको डेल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, जिस तरह से अभी मैंने आपके सामने वैल्यूज़ लिखी थी कि ये f आ जाएगा, f1 उसी तरह से लिखा, और मैंने बोला कि हमने E2 को यहाँ से रिप्लेस कर दिया H1 इंटू डेल U1 से क्रॉस। ये मैंने भी आपको बताया है कि किस तरह से हमने लिखना था। E3 की वैल्यू की जगह पे आ जाएगा डेल U3 इंटू H3। पहले आप चलें डेल ऑपरेटर को लिख लें, इसमें कोई तरतीब मैटर नहीं करती क्योंकि H1 तो स्केलर ही है, जिसको मर्जी आप पहले लिख लें। तो लेट से ये आ जाएगा डेल ऑफ U2 इंटू H2 क्रॉस डेल ऑफ U3 इंटू E3 ओ सॉरी H3, डेल ऑफ U3 इंटू H3। ये E2 को हमने रिप्लेस कर दिया डेल U2 H2 से और E3 को रिप्लेस कर दिया डेल U3 H3 से। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगा FF2, E3 को फिर से रिप्लेस कर दें डेल U3 H3 से, यह आ जाएगा डेल ऑफ U3 इंटू H3 क्रॉस डेल ऑफ U1, नेक्स्ट आगे डेल ऑफ U1 इंटू H1, ये E1 की जगह पे आ गया डेल U3 H3 डेल U1 इंटू H1, फिर प्लस लिखा FF3 E1 की जगह पे फिर से डेल ऑफ U1 इंटू H1 क्रॉस E2 की जगह पे डेल ऑफ U2 इंटू H2। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है हमारे पास अब डेल ऑपरेटर की फॉर्म में मौजूद हैं। अब हम इसका डाइवर्जेंस ले सकते हैं। डाइवर्जेंस जब लेंगे तो दोनों ऑपरेटर्स की जो टाइप्स है लैंग्वेज है वो एक ही तरह की होगी, तो हम इजीली उस ऑपरेशन को सॉल्व कर सकेंगे। इसलिए हम लिखते हैं डेल डॉट एफ, क्योंकि हमने डेल डॉट एफ का फार्मूला ही ड्राइव करना है।
तो अगर आप डाइवर्जेंस लेते हैं, यानी डाइवर्जेंस का मतलब होता है डेल डॉट एफ, तो डेल डॉट एफ लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखें नंबर ऑफ़ टर्म्स काउंट करें, 1 2 और 3 टर्म्स हैं। तो डेल ऑपरेटर को तीनों टर्म्स के साथ डेल उसका लेंगे, डेल डॉट, ये पूरी टर्म है, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे F1 इंटू डेल ऑफ U2H2 क्रॉस डेल ऑफ U3H3। इसी तरह से हमारे पास आ गया डेल डॉट एफ ऑफ 2 इंटू डेल U3H3 क्रॉस डेल ऑफ U1H1, फिर प्लस डेल डॉट एफ ऑफ 3 इंटू डेल U1H1 क्रॉस डेल U2H2, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास उसी तरह से आ गई हैं, सिर्फ हमने डेल ऑपरेटर को इंडिविजुअली हर टर्म के ऊपर ऑपरेट किया है, डेल डॉट लिया हर टर्म का हमने अलग अलग। अब देखें इस पूरी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करने की बजाय हम इसकी सिर्फ फर्स्ट टर्म को एक्सप्लेन करते हैं। तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इस इक्वेशन 1 को यहाँ पे फ्रीज़ करते हैं और इसकी फर्स्ट टर्म जो है उसको कंसीडर कर लेते हैं। नाउ कंसीडर दी फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 1। नाउ कंसीडर द फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 1। तो फर्स्ट टर्म ऑफ इक्वेशन 1 क्या है जी? वो है ये वाली टर्म। तो इसको लिखें हम, ये लिख रहा हूँ मैं, ये देखें डेल डॉट F1 इंटू डेल U2H2 क्रॉस डेल U3H3, ये फर्स्ट टर्म आ गई। अब देखें चूँकि डिफरेंशियल ऑपरेटर एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है तो ये सारे डिफरेंशियल लॉज को, रूल्स को फॉलो करता है। तो इसके ऊपर हमें प्रोडक्ट फार्मूला लगाना होगा, और वो किस तरह से लगाना होगा ये देखें। ये जो स्केलर वैल्यूज़ हैं इनको हम सेपरेट लिख लेते हैं, यानी ये जो वैल्यूज़ थी हमारे पास F1 और H2 और H3, हम इनको ना इकट्ठा कर लेते हैं और डेल U2 क्रॉस डेल U3 को सेपरेट कर लेते हैं। ये देखें ज़रा, फिर लिख लेते हैं हम इसको। हम ये कह रहे हैं कि हम लिखते हैं इसको डेल डॉट, ये F1 H2 और H3 ये तो स्केलर है, इनको सेपरेट करके लिखते हैं F1 H2 एंड H3, ये सेपरेट होंगे। अब देखें जो रिमेनिंग टर्म्स हैं, इसी तरह से आप बाकी टर्म्स को भी सेपरेट कर सकते हैं, F2 H1 H3 F3 H1 एंड H2। तो यहाँ पे आ गया F1 H2 एंड H3। तो डेल U2 क्रॉस डेल U3 लिख दिया अंदर, डेल ऑफ U2 क्रॉस डेल ऑफ U3, ये। अब इस तरह से करने का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास दो फंक्शन सेपरेट हो गए, ये एक स्केलर फंक्शन है और ये एक वेक्टर फंक्शन है। तो डेफिनेटली जब आपने इसके ऊपर इसका डिफ्रेंशिएशन करनी है तो प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज सच लिख रहे हैं, ये देखें, ये फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज सच लिख दिया, प्रोडक्ट रूल लग रहा है ना। तो ये फर्स्ट फंक्शन आ गया F1 H2 H3, F1 H2 H3 उसी तरह से लिख दिया। फिर हमने सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, यानी डेल ऑपरेटर विल बी ऑपरेट ऑन द सेकंड फंक्शन, लेकिन डॉट अपनी जो करेक्टरिस्टिक है वो लॉस नहीं करेगा, और डेल डॉट सेकंड फंक्शन आ जाएगा। डेल डॉट सेकंड फंक्शन कौन सा है? ये सारा फंक्शन सेकंड फंक्शन है, ये सारा फंक्शन सेकंड फंक्शन है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। डेल ऑफ U2 क्रॉस डेल ऑफ U3, ये देखें, ये फर्स्ट फंक्शन ऐसा लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, फिर प्लस लगाते हैं हम प्रोडक्ट रूल में, और सेकंड फंक्शन को अब ऐसा लिख देते हैं, ये सारा फंक्शन सेकंड फंक्शन था, यह आ गया डेल ऑफ U2 प्लस क्रॉस डेल ऑफ U3, ये देखें सेकंड फंक्शन को ऐसा लिख दिया। फिर हमने डॉट को लिखना है क्योंकि डॉट भी साथ मौजूद है, और फिर हमने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट फंक्शन का, और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? F1 H2 H3।
ये मेरे पास रिज़ल्ट आ गया। हम इसको फर्दर एक्सपेंड करते चले जाते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं और हम अल्टीमेटली एक आंसर निकालेंगे, उसको हम फिर देखेंगे। तो जो लास्ट टर्म से आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये क्वेश्चन 1 इसी तरह से स्टोर्ड है। हमने इसकी फ़र्स्ट टर्म को एक्सपेंड किया है और उसकी एक्सपेंशन जो है वो आगे बढ़ रही है, तो हमें बाकी इसको रेज़ करना पड़ेगा ताकि हम इसकी फ़र्दर सिंप्लीफिकेशन कर सकें। सो मैं लास्ट वाली जो लाइन है उसको भी फ़िलहाल मूव नहीं कर रहा क्योंकि उसी को हमने आगे एक्सपेंड करना है। हाँ जी, तो देखिएगा ये लास्ट टर्म उसी तरह से लिखी हुई है। अब देखें, हम इसके ऊपर एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, उसको मैं पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। बाय यूजिंग द आइडेंटिटी वी नो दैट व्हेन एवर वी टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल डॉट ए क्रॉस बी इन दिस फॉर्म, यानी डेल ऑपरेटर जो है वो दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर अगर उसका डेल डॉट लिया जाता है तो उसका फार्मूला आता है बी डॉट डेल क्रॉस ए। ये आइडेंटिटी हमें ऐसा यूज़ करनी पड़ेगी, माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी, ए डॉट डेल क्रॉस बी। ये फार्मूला है डेल डॉट ए क्रॉस बी का। तो देखें हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि अगर आप ये वाली वैल्यू देखते हैं, ये वाली वैल्यू, तो इसके ऊपर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ये इसको आप अगर ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं तो हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि आप डेल डॉट ए क्रॉस बी को लिखेंगे, पहले बी को लिखेंगे, ये यहाँ पे ए का काम कर रहा है, ये ए बन गया और ये बी बन गया। तो डेल डॉट हम लिखेंगे बी डॉट डेल क्रॉस ए, यानी बी डॉट डेल क्रॉस डेल यू टू आ जाएगा। बी डॉट डेल क्रॉस डेल यू टू आ गया। फिर माइनस लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ए माइनस ए डॉट, ये देखें माइनस ए डॉट, तो ए का मतलब है डेल यू टू डॉट डेल क्रॉस डेल यू थ्री। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है जी। तो इस आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, तो हम इस टर्म को जब एक्सपेंड करते हैं, हम इसी टर्म को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये इसकी लेफ़्ट साइड है, लेफ़्ट साइड को छोड़ के मैं इसकी राइट साइड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दैट इज़ इक्विवेलेंट टू, देखें जब आप इसको लिखेंगे ये आ जाएगा F1H2 H3, तो उसी तरह से रहा ना, ये आ जाएगा F1 H2 H3 ऐसा रहा। और इसके ऊपर हम ये ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं, ये फार्मूला आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, ये आ जाएगा डेल यू थ्री डॉट डेल क्रॉस डेल यू टू, फिर माइनस डेल यू टू डॉट डेल क्रॉस डेल यू थ्री। ये देखिए ये आइडेंटिटी हमने यूज़ की है इस पर। फिर हम लिखेंगे प्लस ये जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं ये उसी तरह से आ जाएंगी, डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री, डेल यू टू क्रॉस डेल यू थ्री डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट ही है किसके साथ, डेल ऑफ F1H2 H3, F1H2 एंड H3। तो ये हमने इसको एक्सपेंड किया। अब देखें हमारे पास ये एक रिज़ल्ट है जो हमेशा हम यूज़ करते हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई हमेशा ज़ीरो होता है। यानी आप जब कर्ल लेते हैं किसका, किसी ग्रेडियंट फंक्शन का, तो वो हमेशा ज़ीरो होता है। तो डेल यू थ्री जो है ये असल में क्या है, ये ग्रेडियंट है, ये भी क्या है, ग्रेडियंट है। तो इसका कर लिया जा रहा है, ये देखें यहाँ पे भी इसका कर लिया जा रहा है, डेल क्रॉस डेल यू टू। डेल यू टू क्या आएगा, एक स्केलर आएगा, उसका कर लें। फिर डेल यू थ्री क्या आएगा, एक स्केलर आएगा, उसका कर लें। तो कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट हमेशा ज़ीरो होता है, इसलिए ये दोनों वैल्यूज़ जो मैंने हाईलाइट की हैं इसका आंसर तो ज़ीरो आएगा। तो इसको लिख लें, ये बराबर आ जाएगा F1H2 H3, ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, आ जाएगी ज़ीरो माइनस ज़ीरो। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो मैं सच लिख रहा हूँ, ये है डेल यू टू क्रॉस डेल एफ यू टू क्रॉस
डेल ऑफ u3 डॉट डेल ऑफ f1 h2 h3। तो जो वैल्यूज़ लेफ़्ट आउट हो गई हैं मैं उनको उस तरह से लिख रहा हूँ। अब हम इसके ऊपर देखें, ये सारी वैल्यू तो ज़ीरो हो गई ना, तो इसको ज़ीरो के बराबर लिख दिया, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। ये हम लिखते हैं पहले आप डेल ऑफ u2 क्रॉस डेल ऑफ u3, ये देखें इनको ऐसा लिख दिया, डॉट ये है ग्रेडियंट ऑफ द दिस स्केलर, ये पूरा एक स्केलर है। तो अभी मैंने ग्रेडियंट ऑफ स्केलर का फार्मूला आपके सामने ग्रेडियंट ऑफ फाई की शक्ल में लिखा था, तो समझ लें कि ये वैल्यू जो है ये फाई के तौर पे आ रही है। तो अगर ये फाई के तौर पे आ रही है तो मैंने आपके सामने इक्वेशन सी और डी लिखी थी अभी ग्रेडियंट ऑफ वैल्यू, आप थोड़ा सा पीछे जाके देखें कि ग्रेडियंट का जो फार्मूला था उसमें मैंने दोनों फार्मूले लिखे थे, एक 1/h करली फाई ओवर करली u1 इंटू du1 की फॉर्म में था, सॉरी 1/h1 इंटू करली फाई ओवर करली u1 इंटू e1 यूनिट वेक्टर की फॉर्म में था, और दूसरा डेल ऑपरेटर की फॉर्म में था। तो हम यहाँ पे डेल ऑपरेटर का फार्मूला यूज़ करेंगे जो कि था करली फाई ओवर करली u1 इंटू डेल ऑफ u1 फिर प्लस करली फाई ओवर करली u2 इंटू डेल ऑफ u2 फिर प्लस करली फाई ओवर करली u3 इंटू डेल ऑफ u3। तो ये फार्मूला हम डेल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारा फंक्शन समझ लें कि फाई है, तो इसको एक स्केलर के तौर पे हम ऑपरेट करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी इस तरह से, करली ओवर करली u1 ऑफ दिस वैल्यू, ये आ जाएगा f ऑफ 1 h2 h3 इंटू डेल u1। ये तो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर का फार्मूला ऑपरेट हो रहा है, ये आ जाएगा करली ओवर करली u2, फिर दोबारा से यही फंक्शन आ जाएगा f1 h2 इंटू h3 इंटू डेल u2, फिर प्लस करली ओवर करली u3 ऑफ द स्केलर फंक्शन f1 h2 h3 इंटू डेल u3। तो ये देखें हमने ग्रेडियंट को एक्सपेंड कर दिया, ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर को। अब देखें ज़रा हमारे पास ये जो वैल्यू है ये क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में है और इसका डॉट लेना है हम इन तीनों टर्म्स के साथ सेपरेट। तो हमें पता है कि किसी भी ऑर्थोगोनल सिस्टम में ए क्रॉस बी डॉट ए ज़ीरो होता है, या फिर ए क्रॉस सी कह लें, बी क्रॉस सी डॉट सी ले लें, वो भी ज़ीरो होता है। यानी जब दो वेक्टर सिमिलर आ जाते हैं इसमें और इसमें तो उसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। ए क्रॉस बी डॉट सी जो है वो ज़ीरो नहीं होता। तो लेकिन अगर इस तरह से हो तो ये सारी टर्म जो है ये किसके बराबर आती हैं, ज़ीरो के। तो इसलिए हम यहाँ पर भी देखेंगे, ये मैंने आपको शुरू वाले दूसरे लेक्चर के अंदर सिखाई हुई है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो कब होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जब आप डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट, या यूँ देख लेना कि मतलब डेल u2 क्रॉस डेल u3 से हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आएगा जो डेल u1 की फॉर्म में होगा। डेल u1 का डेल u1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो 1 होगा, लेकिन अगर डेल u1 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे डेल u2 से तो वो भी 0 होगा। डेल u1 का डॉट प्रोडक्ट लेंगे अगर आप डेल u3 से तो वो भी 0 होगा। जिस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। या आप एक और तरीका भी है कि डेल u1 को वापस रिप्लेस कर देते हैं हम किस फॉर्म में, कि डेल u1 बराबर था e1 ओवर h1 यूनिट वेक्टर के, डेल u2 बराबर था e2 ओवर h2 यूनिट वेक्टर के। तो वो वैल्यूज़ पुट करके दोबारा से इसको डॉट प्रोडक्ट को ऑपरेट कर लें, फिर भी आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो जैसे आपको आसानी है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, डेल ऑफ u3 क्रॉस, ये देखें डेल ऑफ u2 है, सॉरी डेल ऑफ u2 क्रॉस डेल ऑफ u3 डॉट जब लेंगे किसके साथ, डेल u1 के साथ, तो ये आंसर 0 आ जाएगा। या आप डिफरेंट वेज से इसको 0 के बराबर पुट कर सकते हैं, ये भी 0 आएगा। और इसी तरह से डेल u2 क्रॉस डेल u3 जब आप लेंगे डेल u2 क्रॉस डेल u3, सॉरी यहाँ पे डेल u3 था, तो डेल u2 क्रॉस डेल u3 इसका डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे किसके साथ, डेल u3 के साथ, तो वो भी क्या आ जाएगा 0। तो ये दोनों ही 0 के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि ऑर्थोगोनल सिस्टम के अंदर दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो तीसरे वेक्टर के अगर सिमिलर वेक्टर के साथ लिया जाता है, यानी यूँ समझ लें e2 क्रॉस e3, इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए e2 के साथ तो उसने 0 ही आना है। क्यों, e2 क्रॉस
E3 का आंसर जो आएगा वो E1 आएगा, और E1 E2 परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी यही रूल फॉलो किया गया है, ठीक है। तो इसलिए इनके आंसर 0 हैं, क्योंकि ये वेक्टर इस क्रॉस प्रोडक्ट से इसका जो आंसर आना है, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर जो है वो 0 होता है। लिहाजा ये मैं आइडेंटिटी यूज़ करके तो ये जो टर्म्स हैं इसमें 0 कर देता हूँ, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी 0। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। मैं डायरेक्ट अब इसको करने लगा हूँ। जिन टर्म्स को मैंने हाईलाइट किया है उसको मैं 0 कर रहा हूँ, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो सिर्फ फर्स्ट टर्म बचती है, और दूसरा हम ये काम कर रहे हैं कि हम वापस यूनिट वेक्टर की शक्ल में लिख लेते हैं। डेल ऑफ U2 जो है उसको हम लिख सकते हैं E2 ओवर H2, E2 ओवर H2। इसी तरह से इसको लिख लेते हैं E3 ओवर H3। ये फार्मूला हम वापस ले रहे हैं। पहले हमने यूनिट वेक्टर को डेल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखा था, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है, लिहाजा हमें इनको रिप्लेस करना होगा। अब पहले हम क्यों नहीं इसको रिप्लेस किया था यूनिट वेक्टर को उसकी, क्योंकि हमने जब डाइवर्जेंस डेल ऑपरेटर को ऑपरेट करना था तो वो जो डेल ऑपरेटर है वो डेल ऑपरेटर के ऊपर आसानी से ऑपरेट हो सकता था, ना कि यूनिट वेक्टर के ऊपर। पीछे हमें इसलिए इसको रिप्लेस करना पड़ा था। अभी हम इसलिए हम वापस इसको डेल ऑपरेटर को हटा के यूनिट वेक्टर की फॉर्म में आंसर ला रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रूफ है वो यूनिट वेक्टर की फॉर्म में है। तो इसलिए मैंने इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस की हैं। इसके बाद देखें ये डॉट आ जाएगा, ये उसी तरह से आ गया, ये आ जाएगा जी। हम इसको उसी तरह से लिखते हैं, करली ओवर करली U1, ये आ गया करली ओवर करली U1 इंटू F1 H2 H3, ये आ जाएगा F1 सॉरी हाँ जी, करली ओवर करली U1 इंटू F1 H2 H3, ये H2 H3 इंटू डेल U1, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये पूरी टर्म है। अब हम देखें इसको, आप डेल U1 को वापस कर सकते हैं किस तरह से, जिस तरह से हमने बाकी टर्म्स को वापस लिया है कि डेल U1 की जगह पे आप E1 ओवर H1 पुट कर दें। तो लेट्स से कि मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ से डेल U1 को। ये देखें डेल U1 को रिप्लेस किया, और यहाँ पे डेल U1 की जगह पे मैंने लिख दिया E1 ओवर H1 यूनिट वेक्टर। ये तो चूँकि ये ऑपरेशन तो इसके ऊपर हो रहा है ना, ये टर्म एक सेपरेट इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो हमें चाहिए इसको सेपरेट कर दें। हम यूँ लिख सकते हैं इसको, ये आ जाएगा E2 यूनिट वेक्टर ओवर H2 क्रॉस E3 यूनिट वेक्टर ओवर H3 डॉट, ये टर्म आ गई E1 यूनिट वेक्टर ओवर H1 इंटू करली ओवर करली U1 F1 H2 H3 H2 H3। तो ये देखें मैंने इस रिज़ल्ट को सिंप्लीफाई किया। अब देखें आप जस्ट क्या कर सकते हैं कि E2 क्रॉस E3 का आंसर क्या आएगा, E1 यूनिट वेक्टर। E1 का E1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो वो 1 आ जाता है, लिहाजा ये सारी टर्म E2 क्रॉस E3 डॉट E1 जो है वो 1 के बराबर लिखते हैं। ये आ जाएगी 1 के बराबर 1 ओवर H1 H2 H3, और बाकी जो वैल्यू है वो है करली ओवर करली U1 करली बाय करली U1 इंटू F1 H2 एंड H3। ये मेरे पास आ रहा है फर्स्ट टर्म का जो रिज़ल्ट था, 1 ओवर H1 H2 H3 इंटू करली ओवर करली U1 इंटू F1 H2 H3। अब आप देखें मैंने इक्वेशन 1 को फ्रीज़ किया हुआ था, उसकी पहली टर्म का ये आंसर आया है, और इसकी लेफ़्ट साइड में लिख देता हूँ। चले जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे, फर्स्ट टर्म जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे वो कौन सी टर्म थी वो भी मैं लिख देता हूँ साफ। वो ये टर्म थी डेल डॉट F1 H2 H3 F1 H2 H3 इंटू डेल। तो देखें ये हमने इक्वेशन 1 की फ़र्स्ट टर्म को एक्सपेंड किया है। तो फर्स्ट टर्म उसकी थी डेल डॉट F1 H2 H3 डेल U2 क्रॉस डेल U3
इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आया 1/h1h2h3 कर्ली ओवर कर्ली u1 इंटू f1 h2h3। अब इसकी जो सेकंड और थर्ड टर्म है उसमें आप देखेंगे कि सेकंड टर्म के अंदर यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है f2h3h1 और यहाँ पे आ रहा है del u3 क्रॉस del u1। तो उसके रिस्पेक्ट से अगर हम सेकंड और थर्ड टर्म को जनरलाइज करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है, उसको लिख लेते हैं। हाँ तो देखें ये सेकंड टर्म थी, सेकंड टर्म अगर फर्स्ट टर्म में आप देखें तो लेफ़्ट साइड पे है f1h2h3 del u2 क्रॉस del u3। तो del u2 क्रॉस तो del u3 तो ख़त्म हो जाता है। 1/h1h2h3 ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो हर टर्म के साथ सेम आएगा। जो आर्डर मैटर कर रही हैं चीज़ें वो हैं कर्ली ओवर कर्ली u1। तो यहाँ पे अगर f1 है, यानी इस तरतीब को आप ध्यान में रखें कि अगर आप कंपोनेंट f1 ले रहे हैं तो पार्शियल डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू u1 और f1 उसी तरह से आ रहा है, बल्कि ये सारा फैक्टर उसी तरह से आ रहा है जो फैक्टर यहाँ पे मौजूद है। तो यानी यूँ समझ लें कि 1/h1h2h3 हर टर्म के साथ कांस्टेंट आना है और आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है जो आर्डर यहाँ पे मौजूद है उसी आर्डर के साथ वही कोऑर्डिनेट आपने यूज़ कर लेना है और जो कांस्टेंट यहाँ पे मौजूद है उसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। तो देखें मैं इसको जनरलाइज करता हूँ तो 1/h1h2h3 उसी तरह से आ गया, 1/h1h2h3 लिख दिया। फिर हम लिखेंगे अब कर्ली ओवर, चूँकि देखें यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट है ना तो पार्शियल डेरिवेटिव हम अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u2। जो सारी टर्म यहाँ पे मौजूद है देखें, यहाँ पे f1h2h3 एज सच था, यहाँ पे भी आया था आ गया, तो यहाँ पे f2h1h3 उसी तरह से आ जाएगा, यह आ जाएगा f2h1h3। इसी तरह से आप थर्ड टर्म लिख सकते हैं। थर्ड टर्म क्या थी, तो थर्ड टर्म में भी बिल्कुल इसी तरह से आ जाएगा जी 1/h1h2h3। अब आप पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u2 और डेरिवेटिव लेंगे इस सारी टर्म का f(3h1h2) का। तो ये देखें हमारे पास तीनों रिजल्ट्स आ गए हैं। ये डेल डॉट एफ की वैल्यू थी। इक्वेशन 1 जो था उसकी लेफ़्ट साइड किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, डेल डॉट एफ को। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये सारा डिवर्जेंस आ गया हमारे पास। इक्वेशन 1 बिकम्स, एक वैल्यू ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। तो इक्वेशन 1 में ये तीनों टर्म्स जो हैं ये ऐड हो रही थी, तो डेल डॉट एफ विल बी इक्विवेलेंट टू, क्योंकि ये टर्म तो सब में कॉमन है 1/h1h2h3, तो उसको आप कॉमन ले लें, ये आ जाएगा 1/h1h2h3 और जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ टर्म्स हैं उनको हम ऐसा लिख लेते हैं। ये सबसे पहले लिखी जाएगी तरतीब में, कर्ली ओवर कर्ली u1, ये आ जाएगी कर्ली ओवर कर्ली u1 इंटू f(1h2h3), फिर प्लस सेकेंड टर्म आ जाएगी कर्ली बाय कर्ली u2 हाफ f(2h1h3), फिर प्लस कर्ली बाय कर्ली u3, यहाँ पे सॉरी कर्ली u3 आना है, कर्ली बाय कर्ली u3 इंटू f(3h1h2), f(3h1h2). तो ये देखें ये हमारे पास डाइवर्जेंस का फार्मूला आ गया जो शुरू के अंदर हमने लिखा था कि हमने इस फार्मूले को प्रूव करना था।